हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसके क्लासेस। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि और इसकी सहायता से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक संख्या के बारे में बता देता हूँ। वैसे हम लोगों ने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी है, जैसे पूर्णांक हो गया, प्राकृत संख्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गए, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक संख्या के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, तो इस शब्द को समझाने के लिए मैं अभाज्य गुणनखंड विधि को समझाने के लिए पहले एक संख्या बताता हूँ। अभाज्य संख्या है, हालांकि आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा भी होगा या 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो अभाज्य संख्या है। अच्छा, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जो या तो एक से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित हो, खुद से या एक से विभाजित होती हो, है ना, जिसमें खुद का या एक का भाग जाए, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या है। ठीक, जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे 2 हो गया, 2 में सिर्फ खुद का ही भाग जाएगा, 2 में और किसी चीज़ का भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, 2 फिर हो गया, 3 हो गया, ये भी एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है। फिर 4 में तो चले जाता है, जैसे 2 दूनी 4, मतलब 2 से डिवाइड हो जाता है 4, तो 4 नहीं आएगा। फिर 5, फिर 6 में भी चले जाता है, 3 दूनी 6 या 2 3 6, मतलब चले जाता है 6 में भी। फिर 7 में किसी का भाग नहीं जाता है। फिर 9 में भी चले जाता है, 3 का भाग तो चले ही जाता है, तो 9 नहीं आएगा। 11, फिर 13 आ जाएगा। फिर 15 में भी 3 का चले जाता है, 5 का चले जाता है, वो नहीं आएगा। फिर 17। तो इस तरह से जो संख्याएं होती है वो हम उन संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। मोस्टली ये संख्याएं सब विषम संख्याएं ही होती है। और यहाँ पर सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या जो है, छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक, तो यह है, हमने अभाज्य संख्या के बारे में देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 140, इसके अभाज्य गुणनखंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अभाज्य गुणनखंड फाइंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना आपने वैसे सीखा ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते थे, इस टाइप से बनाते थे। अब इसमें सबसे पहले कौन सी ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करके देखते हैं। तो ये सम संख्या 0 आ गया पीछे, मतलब सम संख्या है। सम संख्या में तो वैसे ही 2 से भागित होती है, तो ये तो 2 से भाज्य होगा, मतलब 70 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर पीछे 0 आ गया, मतलब ये तो वैसे ही 2 से विभाजित होना ही है, तो यहाँ पर 2 से विभाजित होगी 70, ये 35 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब विषम संख्या आ गई। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये 2 से विभाजित तो नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली आपने तो पढ़ा ही होगा और भाग भाग देते होगे, तो विषम संख्या आएगी तो 2 से विभाजित तो होती ही नहीं है। अब यहाँ पर अभी अगली अभाज्य संख्या आ गई, फिर बाद में अगली अभाज्य संख्या हमारी आ जाएगी 3। 3 से विभाजित हो रहा है क्या? देखो, 3 से विभाजित होगा नहीं, यहाँ पर पीछे 5 है, मतलब 3 से विभाजित होना नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 5 है, तो 5 से विभाजित करने की कोशिश करो। देखो, 5 7 35,
मतलब 7, और 7 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो मतलब 7 खुद से ही विभाजित होगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड 140 का है। मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो संख्याएं जो गुणनखंड करने के लिए यूज़ होगी वो अभाज्य संख्याएं यूज़ होती है। ठीक है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपने वैसे पढ़ी ही होगी क्लास 9th में या 8th में, कहीं भी आपने पढ़ी होगी, बस इसका एक जस्ट रिवीजन हो गया। ठीक है, अब हम कक्षा 10वीं के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड अभी हमने देख लिया। हम अगला गुणनखंड देखते हैं 156 का। ठीक है, 140 का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या देखी थी हमने, जो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जिससे ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसको तब तक विभाजित करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, मतलब एक अभाज्य संख्या ना आ जाए। वैसे भी 1 तो एक खुद से ही विभाजित होने वाला है, तो एक अभाज्य संख्या में लिया नहीं जाता है, मतलब 1 को कहीं बांटा ही नहीं जा सकता ना, तो उसको अभाज्य संख्या बोल ही नहीं सकते। ठीक है, हालांकि हम इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी अपनी 2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं, और 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए आप सबसे पहले ये देख लो कि उसके पीछे सम संख्या है या नहीं। जैसे यहाँ पर 156 दिया हुआ है। ठीक है, 156 दिया हुआ है, पीछे 6 लगा हुआ है, मतलब 6 है। 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाजित होती है वही सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या के बारे में हम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गए, इससे 2 के गुणन जो चलती जाती है, 2 के गुणनफल में जो चलती जाती है वो क्या होती है, सम संख्याएं होती है। और फिर विषम संख्याएं क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से जो जो खुद से ही विभाजित होती है ऐसी संख्याएं क्या हो गई आपकी, विषम संख्याएं होगी। खुद से ही विभाजित होगी, लेकिन कुछ संख्याएं होती है जो किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है, मतलब जैसे 15 हो गया, ये क्या होती है, विषम संख्या होती है। और जो 2 से विभाजित होती है वो क्या हो गई, आपकी सम संख्या हो गई। ठीक है, तो अब हम इस 156 को देख लेते हैं। ये तो 2 से विभाजित होगा क्योंकि पीछे 6 आ रहा है जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 सती 14 बचा 1, 16 हो गया ये, तो 2 3 6, 2 सती 14 और यहाँ पर एक 16 हो गया, तो 2 8 16, सॉरी 2 8 16 कितना हो गया, 78। ठीक है, 78। यहाँ पर और वापस 8 क्या है, इसके 78 के पीछे जो 8 जो है वो क्या है, सम संख्या हो गया, मतलब वो ये और 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 7 है, 2 3 6, इसका 6 और इसका 7 का 1 यहाँ चले गया, 18 हो गए, 2 3 6 और 18, मतलब दनाम 18। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, 9 आ गया। अब यहाँ पर अपने को चेक करना है कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। यहाँ पर पहले ही यहाँ विषम संख्या आ गई, मतलब ये 2 से तो विभाजित होगा ही नहीं। विषम संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, विषम संख्या 9 आ गए, मतलब ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 से अगली अभाज्य संख्या क्या है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि अभाज्य गुणनफल से अपने को इसका अभाज्य गुणनफल फल के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो 2 से अगली अभाज्य संख्या क्या हो गई आपकी, 2 से अगली अभाज्य संख्या 3 हो गई। अब आप इसको 3 से ट्राई करके देखो। 3 से ट्राई करने से मतलब 3 से ट्राई करने के लिए सबसे पहले आप देख लो कि वो 3 से भाजित होने वाली संख्या है या नहीं, मतलब पहले ही एक बार अनुमान लगा के देख लेना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है। तो यहाँ पर देख लो कि 9 आया है, मतलब बहुत चांसेस है कि, क्योंकि 9 3 का गुणज है, मतलब बहुत चांसेस है कि 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 से विभाजित करते हैं हम, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब 3 से तो विभाजित हो गई। ठीक है, अब 13
13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है ना, 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या से तो विभाजित होगी नहीं। इससे 13 से ऊपर कुछ अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी, 5 हो गई, 7 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इनसे तो ये विभाजित होगी ही नहीं। मतलब 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, मतलब 13 खुद से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए? 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये 2 के मतलब 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसको कैसे लिख देंगे? 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, ये 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब अगली संख्या का देख लेते हैं। अगली संख्या है आपकी 5005। ठीक है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में अपने को व्यक्त करना है इसको भी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं। मैंने क्या बोला कि 2 से विभाजित होने के लिए आपको सबसे पहले सबसे लास्ट में चेक करना है या पूरी होल संख्या को चेक कर लेना है कि या वो सम है या विषम है। अगर पूरी संख्या आप देखोगे तो अगर विषम आ रही है ना, तो कभी 2 से विभाजित नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर वो पूरी संख्या अगर सम है तभी वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सम है या विषम। यहाँ पर सबसे लास्ट में जो 5 आ रहा है, मतलब ये सबसे लास्ट में 5 आ गया, मतलब ये 2 से तो विभाजित होगी ही नहीं, ये विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या है। अब इसको हम विषम संख्या है तो 2 से विभाजित करने का तो सोचेंगे नहीं, फिर 4 से 6 से इनसे तो विभाजित करना ही नहीं, क्योंकि अपने को अभाज्य गुणनफल से सोल्व करना है इसको, मतलब ऐसी संख्या से सोल्व करना है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब आप इसको आप 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, मतलब 3 से जाने के चांसेस भी ज़्यादा है, मतलब 3 के गुणनफल होने के भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 15 आता है, 15 में लास्ट में 5 आता है, मतलब 3 का गुणज है। ठीक है, तो 3 से जा रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, 3 छः 18, 2 बचा, 3 छः 18, फिर और 2 बचा, 25 हो गया, मतलब 3 से तो जा नहीं रहा है। 3 से अगली संख्या क्या हो गई? 5 हो गई। अब 5 से तो गुणनफल हो ही जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 5। मतलब जो गुणनखंड है उससे क्या बोल सकते हैं कि उसका जो गुणज आता है ना, उससे हाई चांसेस होते हैं कि अभाज्य गुणनखंड उसका मिल जाए। ठीक है, अब 5 से ट्राई करते हैं। 5 एकम 5, ये 0 0, 5 एकम 5। अब 101 मतलब 1001 आ गया। अब 1001 को चेक करना है कि ये किससे विभाजित हो रहा है। ठीक है, 1001 को चेक करते हैं किससे विभाजित। 2 से विभाजित तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक पीछे आ गया, मतलब ये विषम संख्या की तरह हो गई है। ये पूरी संख्या विषम संख्या की तरह हो गई है, मतलब ये 2 से विभाजित तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगली संख्या देखते हैं 3। 2 के बाद अगली संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्या 3 है। तो 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं देख लेते हैं अपन। ठीक है, 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, मतलब 10 में से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरा 9। ठीक है, 3 तिरा 9, मतलब 1 बचा, और यहाँ पर 3 तिरा 9 1 बचा, मतलब ये 11 हो जा रहा है लास्ट में। 3 तिरा 9 और 2 बच जाएगा, फिर 11 हो रहा है, मतलब ये 3 से तो विभाजित नहीं हो रहा है। अब 3 के बाद अगली संख्या क्या है? 5। 5 से तो ये विभाजित होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है, और 5 के गुणज में आज तक कभी नहीं देखा है कि लास्ट में 1 आता हो। ठीक है, आप यही देख लो ना कि मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी होल नंबर आपको दिया हुआ है, पूरी संख्या दी हुई है, उस संख्या को देख लो, और उस मतलब आप उस अभाज्य गुणनखंड को सोच रहे हो, उसके टेबल को एक बार याद कर लो। जैसे 5 का टेबल आता है, 5 के टेबल में कभी भी लास्ट में 1 नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये 5 से तो मतलब 5 से इसका गुणनखंड तो मिलने वाला नहीं है। हालांकि हमने 3 के बारे में देख लिया, क्योंकि 3 में 21 मतलब लास्ट में 1 आता है, इसलिए हमने 3 का चेक कर लिया, और 2 में तो कभी 1 आता ही नहीं है, इसलिए हमने 2 का चेक ही नहीं किया। ठीक है, अब 7 से देख लेते हैं। 7 में भी मतलब 21 आता है ना, तो 7 से जाने के भी चांसेस है। ठीक है, तो 7 से अगर देखें तो 7 एकम 7 बचा कितना? 3, 3 यहाँ दे दिया, 7 चौक 28, बचा कितना? 2 यहाँ, मतलब 21 हो रहा है, मतलब जाएगा। तो 7 से चेक कर लेते। तो 7 एकम 7 बचा कितना? 10 में से 3 बचा, इसको दे दिया। 7 चौका 28, अब यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि 30 हो गया था, ये 2 बचा, तो अब कितना हो जाएगा? 7 3 21। वाह, ये तो 143 आ गया। ठीक है, अब 143 को देखना है कि ये किससे भाजित हो रहा है। 143 में भी देख लो, लास्ट में 3 आ गया। अब यहाँ पर भी 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो अपने को सोचना ही नहीं है। ठीक है, और एक बात तो ये है कि आपने 5 से स्टार्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पर 2 तो लाना ही नहीं है। अब इससे छोटी संख्या से तो देखना ही नहीं है अपने को, अभी 3 से देखना ही नहीं है यहाँ पर, इससे बड़ी ही संख्या के बारे में सोचेंगे अपन अभी। ठीक है,
तो अब ये किससे जा रहा होगा, अपन देखते 7 से जा रहा है क्या, 7 से तो नहीं जा रहा है, 11 से चेक करते हैं, 7 से अगली संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या हमारी 11, तो 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचेगा 3, मतलब चले जाएगा, मतलब क्योंकि 33 हो जाएगा, ठीक है, 11 13 33 होता है ना, मतलब 3 पीछे आएगा, तो 11 के पहाड़े में 3 तो आता ही है, तो 11 से भी चेक कर लेते हैं अपन, तो 11 एकम 11 बचा कितना, 14 में से 3 बचा, 11 13 33, अब 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 13 तो 13 चले जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, 5005 का अपने को अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 7 11 और 13, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने 5005 को व्यक्त कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसको आप एक बार घर पे होमवर्क करके देखना और इसके अभाज्य गुणनखंड आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना भी सीख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ठीक है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 26 और 51, ठीक है, 26 और 51, ये हमको प्रश्नवाली में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन दोनों, यहाँ पर बोला है कि इन दो संख्याओं के युग्मों का अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को सोल्व करना है और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और फिर इस फॉर्मूले को प्रूव करना है कि ये होता है, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो मैं आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करके बताता हूँ और उसमें अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे उसमें वो बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं 26 और 51 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करो, आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करते जाओ क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो करना सीख गए हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो 26 आ गया, 26 पूरा देखोगे तो एक सम संख्या है यार, सबसे लास्ट में देखोगे तो अभी 6 जो आ रहा है वो सम संख्या है, मतलब ये तो 2 से जाने, मतलब 2 से जाने के चांसेस है, या तो 2 से चले ही जाएगा ये, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर 13 आ गया, 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, इससे तो सोचना ही नहीं है आगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आगे, 2 गुणा 13, ठीक है, एक एक पावर के साथ। फिर अगला आता है 91, ठीक है। 91 में 2 से तो अपने को चेक करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 आ रहा है लास्ट में और 2 के पहाड़े में कहीं से कहीं तक 1 आता ही नहीं है। अब अपन चेक करते हैं 3 से चेक कर लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 1 आता है, 21 में आता है, ठीक है। तो 3 से अगर चेक करूँ तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 हो जा रहा है, मतलब ये 3 से तो जा नहीं रहा है, ठीक है। 3 से चेक हो गया। अब हम अगला चेक करते हैं 7 से, 7 से जा रहा है क्या है, 5 से तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 5 के पहाड़े में भी कभी 1 आता ही नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 7 से, तो 7 से अगर चेक करूँ तो 7 एकम 7, मतलब 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, 21 हो रहा, मतलब 2 क्या हो गया 7 3 21, क्योंकि यहाँ 21 हो रहा है, 7 एकम 7, 2 बचा, इसको दिया 21 हुआ, 7 3 21 और वापस 13 आ गया, तो ये आ गया 13, तो खुद से विभाजित होने वाली संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब ये आ गया, ठीक है। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 हो गए, ठीक है। अब अपने को इन संख्याओं के बीच एचसीएफ और एलसीएम देखने हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपको मैंने उसमें भी बताया था, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े थे तो उसमें बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, मतलब जो दो संख्याएं दी हुई है, इन दोनों संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन संख्या होगी, कॉमन मतलब जो दोनों में होगी, जो दो संख्याएं दी हुई उन दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन गुणनफल होगा, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में देखो कि क्या क्या है जो दोनों में सही सेम है, दोनों में क्या ऐसा गुणनफल है जो सेम है। 2 इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। 13 इसमें है लेकिन इसमें है, हाँ है, मतलब एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 13, मतलब जो दोनों में हो, ठीक है।
जो दोनों संख्याओं में गुणनफल हो वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा आपका, जो जो लोवेस्ट होगा, मतलब दोनों संख्याओं में जितने भी गुणनफल आ रहे हो, दोनों संख्याओं में जितने भी गुणनफल है उन सभी को लिख लो और हाईएस्ट पावर के साथ। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर के साथ। अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 वाले 13 लेंगे, 2 वाला 13 नहीं लेंगे, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर के साथ यहाँ पर लिखना होता है। और एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है और सभी गुणनफल लिख लेना है, ठीक है। सभी गुणनफल को एक एक बार लिखना लेना है और हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, फिर अगला गुणनफल क्या हो गया, 7 हो गया, और अगला गुणनफल क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। मतलब यहाँ पर 13 की पावर 2 लिखा रहता तो 13 की पावर 2 लिख देना कि 13 की पावर 1, ठीक है। पर ऐसा मत कर लेना कि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है तो दोनों मिला के 13 की पावर 2 लिख दिया, ऐसा नहीं। किसी एक में भी 13 की पावर 2 लिखा होता है तो हाईएस्ट में 13 की पावर 2 यहाँ पर लिखते, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या निकल रहा है अपना, 13 7 91 और 90 दूनों तो 180 होता है और उसमें 2 जोड़ दो तो 13 7 91, मतलब 91 दूनों कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 9 दूनों 18, 182 हो रहा है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 182। एलसीएम हमारा 182 आ गया और एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है अपने को, दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ऐसा उसने हमको दिया है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिया और दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं अपन, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या क्या फाइंड किए हमने, दो संख्या हमको क्या क्या दी हुई है, दो संख्या अपने को दी हुई है 26 और 91, ये अपने को दो संख्याएं दी हुई है। तो 26 और 91 का गुणनफल करके देखते हैं अपन। 26 और 91, तो एक के साथ करूँगा तो ये 26 ही आ जाएगा, क्रॉस नाम चेंज 54, 9 दूनों 18, 18 और 23 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6, 4 और 2 6 और 23, 23 66 आ रहा है, ठीक है, 23 66। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बोला है, एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा क्या दिया है, एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ कितना था अपना 13 और एचसीएफ कितना है 182। तो चेक करते हैं, 182 गुणा 13 करना है अपने को, 3 दूनों 6, 8 3 24, 8 3 24, 3 एकम 3 और 2, या सीधा कर दूँ मैं, 13 दूनों 26, हासिल का 2, 13 26, 13 7 91, 13 104 और 6 हो जाएगा 106, 10 हासिल, 13 कम 13 और 10 कितने होगा 23, तो 23 66 यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, जो कि 23 66 है। तो ये क्या होगा, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही सही अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लेना, 1 या 2 स्टार में मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने दो संख्याएं चेक करी, अभी हम तीन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। वैसे प्रोसेस सेम है, दो संख्या है, तीन संख्या है, चार संख्या है, क्या आ जाए कितनी भी आ जाए, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन वही तो निकालना है अपने को, ठीक है।
तो देखते हैं 3 संख्याओं का देखते हैं हम, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 12, 15 और 21। सबसे पहला पॉइंट है 12, 15 और 21। ठीक है, तो करो 12 के अभाज्य गुणनखंड करो। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? 12 तो 2 से विभाजित होगा ही, वैसे 2 6 12 ही होता है। 6 भी विभाजित हो, 2 3 6 और 3 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लोगे अभी तो। और ये तो वैसे भी छोटी छोटी संख्या है, इनका तो जल्दी जल्दी हो ही जाएगा। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चले जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। 500 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया। अब 21 को देख लो, 21 तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ये 3 7 तो 21 हो गया, 7 खुद ही अभाज्य संख्या है ये। तो अब हम 12 का लिख लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3। ठीक है, और अगला किसका लिख लेते हैं? 15 का लिख लेते हैं। 15 का क्या है? 2 गुणा 5। ठीक, और 21 का क्या है? 3 गुणा 7। ठीक, अब यहाँ पर अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अब इन तीनों संख्याओं में चेक करो कि क्या सभी में कॉमन दिख रहा है आपको। अब सबसे पहले देखो कि 2 है, हाँ इसमें तो 2 है। इसमें देखो, इसमें 2 है, नहीं है। इसमें चेक ही मत करो जब इसमें नहीं है, तो क्या मतलब इसमें चेक ही क्यों करेंगे हम? जब इसमें नहीं मिला तो इसमें ही नहीं मिला, तो उसमें चेक क्यों करेंगे? ठीक है, हो गया। 2 तो नहीं था। अब 3 इसमें है, 3 इसमें है, हाँ है। इस दोनों में 3 हो गया, तीसरे में चेक करो 3 है, हाँ है। मतलब 3 क्या हो गया? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पर एक और संख्या दिख रही है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, लेकिन इसमें 5 नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। मतलब नहीं तो अगर इसमें भी होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, तो इंटू 5 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर अब यहाँ पर 7 देखो, इसमें 7 है पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, एचसीएफ इसका क्या हो गया? 3 हो गया। अब एलसीएम में क्या है? एलसीएम में सभी कॉमन फैक्टर एक एक बार लिख दो। ठीक है, और जिसमें कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पावर में दिया हुआ है उसको हाईएस्ट पावर में लिखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 3 की पावर दी हुई हो तो उतनी पावर में लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लूँगा, हाईएस्ट पावर में लिखना है। लेकिन एचसीएफ में क्या है? लोवेस्ट पावर में लिखना होता है। मतलब 3 की पावर 1 दी हुई है और यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखी हुई होती, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 वाला यहाँ लेते हैं, ना कि 3 की पावर 2 वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर एलसीएम की बात हो तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही वाला ले लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को एक एक बार लिख दो। 2 की पावर 2 को एक बार लिख दिया, 3 को भी एक बार लिख दो, 3 भी लिख दिया, इन सब में से 3 एक बार लिख दिया। अब बचा कितना? 5 एक बार लिख दो, और क्या बचा? 7 लिख दो। मतलब सभी अभाज्य गुणनफल आ गए, जो यहाँ पर निकाले थे वो यहाँ पर लिख दिए एक एक बार। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। 7 पन्ना 35 कितना आएगा? 5 3 15, 15 6 90, 15 7 105, 105 और 4 5 4 पंजे 20 और हासिल का 2 2 4 एकम 4, 420। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 420। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 420। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 23 और 29। अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17 23 और 29। ठीक है, तो 17 को लिख लेते हैं, यहाँ 23 लिख लेते हैं, यहाँ 29। तो यहाँ पर देखो 17 एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या, मतलब 17 तो किसी से विभाजित होती नहीं है, तो 17 का तो 17 ही आ जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, 23 भी ऐसी ही संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 29 भी तो अभाज्य ही संख्या है, देख लेना, 29 भी अभाज्य संख्या। तो 29 का किसी के पहाड़े में आता है क्या? किसी के भी पहाड़े नहीं आता, ये तो खुद से ही विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक है, तो 29 भी एक बार में आ गया। तो ये क्या हो गया? 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 17 गुणित 1। 23 का क्या आ गया? 23 का 23 गुणित 1,
29 का क्या आ गया, 29 का भी आ गया, 29 गुणित 1। तो तीनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, HCF अगर देखा जाए। अगर यहाँ पर आप बोलोगे कि उस क्वेश्चन में तो हमने HCF गुणित 1 करा नहीं, वैसे भी यहाँ पर ऑलरेडी गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 सभी में मतलब वन मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर HCF में भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है हर जगह, लेकिन हमने लिखा नहीं। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर कोई सा भी नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, यहाँ पर 1 तो कॉमन फैक्टर मिलेगा ना, और कोई नहीं मिल रहा है तो 1 तो हर किसी का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम में तो सभी को लिख ही लेना है एक बार, 17 गुणा 23 गुणा 29, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 23 और 17, 17 3 17 34, 17 51 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 5 39, और इसमें 29 का पहाड़ा बोलना है, तो 9 9 में 81, 9 3 27 और 3 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 9 3 13, 10 और 11, तो एलसीएम क्या हो रहा है, 11 339। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया और ये इसका एचसीएफ आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग इसको करके मुझे बताइएगा। ये अगला क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको दिया हुआ है कि HCF जो होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है LCM। क्या दिया है, लिख लेते हैं अपन कि दिया है HCF किसका 306 और 657 का। ठीक है, 9 दिया है, और अपने को फाइंड क्या करना है, LCM अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो क्वेश्चन में देखा था। वैसे ये फॉर्मूला ही होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल का HCF या LCM फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणा LCM होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अब देख लेते हैं, अपने को HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। ये एक फॉर्मूला होता है जो दिया हुआ है बुक में, आप देख लेना और एक बार इसको याद कर लेना। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग HCF फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको यही सब मतलब ये फॉर्मूला लगाने के लिए सिखा रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 मार्क 3 स्टार रख लेना। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना। तो ये होता है, अब लिख लेते हैं अपन। 2 संख्याएं क्या दी हुई है अपने को, 306 और 657। तो 306 गुणा 657 बराबर HCF गुणा LCM। आप 306 गुणा 657, HCF कितना दिया हुआ है, 9 गुणा LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM 306 गुणा 657 बटे 9 हो जाएगा। इसको 3 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, चलेगा। अब एक और बार कट करने की कोशिश करते हैं। 3 त्रिके 9 बचा 1, 3 चौको 12, तो 34 गुणा 657।
34 गुणा 657 करते हैं, कितना आ रहा है? 7 चौका 28, 5 चौका 20 और 2 22, 6 चौका 24 और 26, 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19, 8 3 13 और 11 और 12 और 2। तो क्या आ रहा है आंसर? 22 33 8। ठीक है, 22,338 ये अपना क्या हो गया है? एलसीएम आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज हमने इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और आपको मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। तो आप लोग घर पे बैठकर उन 2 क्वेश्चनों को अच्छे से ट्राई कीजिएगा और जो इस प्रश्नावली में मैंने क्वेश्चन करवाए उनमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।